अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जो पाकिस्तान की मईशत को बचाने का और जमहूरी इक़दार की बहाली का नारा लगाकर आई थी, उसकी मुद्दत ख़त्म होने में अब चंद दिन रह गए हैं। लेकिन ये हुकूमत जाते जाते जो इक़दाम करके जा रही है और जिस तरीके से करके जा रही है, वो जमहूरी उसूलों और जमहूरी इक़दार का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इस फैसला कुन वक्त में ऐसे मशकूक इक़दाम से मौजूदा सियासी जमातों के किरदार पर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा जो इमरान खान की हुकूमत में इंसानी हुकूक का दर्ज देते थे, इदारों को अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करने का कहते थे, अब वो ऐसे इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं जिससे न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक मजीद खदशात पैदा हो गए हैं, बल्कि वो गैर कानूनी तरीके और कार्रवाइयाँ जिनकी वजह से दहाइयों से इदारों पर तनकीद होती आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचा है, मुल्क में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और अब मौजूदा हुकूमत उस गैर कानूनी तरीका वारदात को भी कानूनी कवर फराहम कर रही है। वादा ये करके आए थे कि एजेंसियों को पार्लियामेंट के मातहत किया जाएगा और ऐसी कार्रवाइयों से रोका जाएगा, मगर हुकूमत में आकर पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है और एजेंसियों को मजीद बाइख्तियार कर दिया है। लेकिन हुकूमत को ये सोचना होगा कि अगर वो ये कानून साजियाँ चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी जमात के लिए कर रही है, तो ये मामला वहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये तलवार न सिर्फ उनके अपने सर पर भी लटकती रहेगी, बल्कि पाकिस्तान के कई शहरी इसकी जद में आएंगे। गुज़िश्ता दिनों में मौजूदा हुकूमत ने बदतरीन तरीके से मुतनाज़ कानून साजियाँ की हैं। इस हुकूमत ने सिर्फ 2 रोज़ में कौमी असम्बली से 53 कवानीन मंजूर कराए और इन बिल से मुतालिक अक्सर अराकीन को लाइल रखा गया। हुकूमत ने कौमी असम्बली से 27 जुलाई को 24 बिल्स और 28 जुलाई को 29 बिल्स मंजूर कराए। सेनेट भी 24 जुलाई से अब तक 13 बिल्स मंजूर कर चुकी है, जबकि अराकीन पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि उन्हें बिल्स की कॉपियाँ तक नहीं दी जा रही हैं और नई कानून साजी के बिल्स को मुतल्लिका कमेटियों को भी नहीं भेजा जा रहा है और ना ही उस पर बहस कराई जा रही है। यानी अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट में अहम कानून साजियों के अमल को बुलडोज कर दिया है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है और इस किस्म के आमराना तरीके से इन कवानीन को मंजूर किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत के अपने इत्तेहादी सवालात उठाना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने सेनेटर सवालात उठा रहे हैं। मशकूक कानून साजी के जरिए इदारों को ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं और उन गैर कानूनी तरीकों को कानूनी सहारा दिया जा रहा है जिनकी ख्वाहिश जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत से शुरू हो गई थी, मगर ना तो जनरल मुशर्रफ ऐसी कानून साजी मंजूर करवा सके और ना बाद में आने वाली हुकूमतें ऐसा कर सकी, ना ही चेयरमैन PTI इमरान खान ऐसी ख्वाहिश रखने के बावजूद अपने दौरे हुकूमत में ऐसे सख्त कवानीन मंजूर करवा सके और पूरी कोशिश के बावजूद PMDA, पीका तरामीम और इस जैसे मुतादिद कवानीन लाने में नाकाम रहे। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो चेयरमैन PTI की हुकूमत को फाशिस्ट हुकूमत करार देती रही है, उसने सिर्फ 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कानून साजी की है। अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो खुद ये तस्लीम करते हैं कि इदारों के आगे सर झुका कर चला जाए, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया जाए, मगर नवाज शरीफ जिनके नाम पर उनकी पार्टी को वोट पड़ता है और जो अब से कुछ अरसा पहले तक मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती और वोट को इज्जत देने की बात करते थे, वो अब खामोश बैठे हैं और मुल्क वापसी के लिए साजगार माहौल का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर वो इस सारे अमल से ख़ुद को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसे नवाज शरीफ की लेगेसी के तौर पर ही याद रखा जाएगा। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी उससे फासला इख्तियार नहीं कर सकते। जिस तरह उनकी जमात बढ़ चढ़कर इन कानून साजियों में हिस्सा ले रही है, तो बिलावल भुट्टो की खामोशी को भी रजामंदी ही तसव्वुर किया जाएगा और ये इत्तेहादी हुकूमत जो मीरास छोड़कर जा रही है, वो चेयरमैन PTI की मीरास से ज़्यादा बदतरीन साबित होगी, जिसका बोझ नवाज शरीफ समेत कई सियासतदानों को उठाना पड़ेगा और मुमकिन तौर पर भुगतना उनकी अपनी जमातों समेत मुल्क के अवाम को पड़ेगा। अहम बात यह है कि उजलत में की गई कानून साजियों में इंतहाई अहम नौइयत के बिल्स भी शामिल हैं जिन्हें हुकूमत ने फौरी तौर पर मंजूर कराने की कोशिश की। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दी, जिस पर कोई बहस नहीं हुई, बल्कि अराकीन ने शोर मचाया कि उन्हें बिल की कॉपियाँ भी फराहम नहीं की गई थी। इसके बावजूद ये कानून कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया गया, जिसकी कुछ शिकें इंतहाई मुतनाज़ हैं। मिसाल के तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 11 में ज़ेली शिक 2A का इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किसी भी वक्त किसी भी जगह बगैर वारंट के किसी भी शख्स की तलाशी ले सकती हैं, किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं और कोई भी दस्तावेज़ात और आलात को कब्जे में ले सकती हैं। इसी एक्ट में ज़ेली शेख 12B का भी इजाफा किया गया है, जिसमें लिखा है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मवाद इकट्ठा होगा वो इस एक्ट के तहत जुर्म को साबित करने के लिए काबिल कबूल होगा। और फिर जब हमने कल इस बिल से मुतालिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में तो वजीर दाखिला ही कोई मौक़िफ़ दे सकते हैं, मैं इस बिल के बारे में आगाह नहीं हूँ।
आप जाते जाते तेजी से कानून साजियां कर रहे हैं, बिल की कॉपियां फराहम किए बगैर ज़िमनी एजेंडे में अचानक हमने देखा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया गया और सीक्रेट एक्ट में आप लोगों ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक ब्लैंकेट इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी जगह बगैर वारंट के किसी भी शख्स की तलाशी ले सकती हैं, किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई भी दस्तावेजात और आलात को कब्जे में ले सकती हैं। आप जा रहे हैं बहुत सारे मसाइल ऐसा लग रहा है कि पैदा करके जा रहे हैं। एक तरफ प्रोलॉन्ग के ट्रिगर सेटअप का खतरा, दूसरी तरफ से इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतने ज्यादा इख्तियारात देके जा रहे हैं कि आप मुल्क को एक सिक्योरिटी स्टेट बना के जा रहे हैं। आप देखिए, इस बारे में तो वजीर दाखिला कोई मौक़िफ़ दे सकते हैं। मैं इस बिल के बारे में आगाह नहीं हूँ। इस पे आप अगर वजीर दाखिला से पूछेंगे तो यकीनन वो इसके ऊपर वजाहत कर सकेंगे। यानी खुद वफाकी वज़रा इस बिल का दिफा करने पर तैयार नहीं है, बल्कि इससे लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। आज सेनेट में पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी और JUIF के कामरान मुर्तज़ा ने उजलत में कानून साजी पर सख्त तनकीद की। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेनेट में नहीं भेजा गया, लेकिन मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, जहाँ पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो, और जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो कैबिनेट से पास होके आ जाए वो कहें कि दिन है तो मैं कहूँ दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूँ रात है। जनाब चेयरमैन, आई कम फ्रॉम द लेगेसी ऑफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. हमारी पार्टी जो है वो हुकूमत में है, और हुकूमत में होने का क्या ये मतलब लिया जाएगा कि हर चीज पे हमारे उस पे जो ना बात के ऊपर कदगन लगा दिया जाएगा। अगर ये पाबंदी है तो फिर हम हाउस से बाहर चले जाते हैं, वही रिप्रेजेंट करें और वही उसमें उसके बाद जो है ना वो इस लेजिस्लेशन का जिम्मा लें। इसके बाद चेयरमैन सेनेट ने यह बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इसके अलावा 2 दिन पहले 31 जुलाई को भी हुकूमत ने उजलत में एक ऐसा कानून मंजूर कराने की कोशिश की जिसे खुद उसके अपने अराकीन ने सेनेट में मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने सेनेट में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल पेश किया, जिसके सामने आने के बाद खुद हुकूमती सेनेटर्स ने सख्त एहतजाज किया, इसे मंजूर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने यह बिल ड्रॉप कर दिया था, लेकिन इससे हुकूमत की नीयत पर सवालात जरूर उठ गए कि वो PTI पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लेकर आई थी। इस बिल पर हमने वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह बिल तहरीक इंसाफ के दौर में तैयार किया गया था, इस हुकूमत का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। कल भी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल 2023 मुतारिफ कराया गया था, जिसमें लफ्ज़ पॉलिटिकल भी डाला गया, जिस पर खुद आपके अपने सेनेटर्स ने एतराज़ उठाया कि जी ये बाद में आके हमें भी हॉन्ट करेगा, और फिर उसको चेयरमैन सेनेट को ड्रॉप करना पड़ा। इस बारे में भी कहा गया कि PTI को टारगेट करने के लिए किया गया। सबूत है तो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो बिल क्योंकि सिर्फ ले हुआ था और वो कमेटी में जाना था, तो उस बिल को शहादत अवान साहब ने बतौर वजीर कानून के बराए मुमलिकत उन्होंने पेश कर दिया। इस हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं और इसीलिए हमने इसको बाद में दोबारा पेश नहीं किया, और ये अब गवर्नमेंट का डिसीजन है कि ये बिल जो है ये पेश नहीं किया जाएगा। आने वाली हुकूमत इसको मुनासिब तरामीम के साथ करना चाहे तो वो कर लेगी। यानी एक बिल नून लीग के वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के दस्तखत के साथ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर मुमलिकत शहादत अवान सेनेट में पेश करते हैं, लेकिन फिर तनकीद होती देखकर खुद वजीर कानून ने कह दिया कि हमारी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम पेश करते वक्त उसके सेक्शन 230 में भी तरामीम कर दी थी, जिस पर खुद हुकूमती इत्तिहाद में शामिल अराकीन ने सख्त एतराज़ किया था। इसके बाद तरामीम में नरमी करके उन्हें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया गया था। इससे पहले 27 जुलाई को सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर भी खुद हुकूमती सेनेटर्स ने एहतजाज किया था, लेकिन इसके बावजूद बिल कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मंजूर करा लिया गया। इसके अलावा भी हुकूमत ने उजलत में कई कवानीन मंजूर करवाने की कोशिश की है, जिसकी एक और ख़तरनाक मिसाल ये है कि मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए धड़ाधड़ कानून साजी की गई है। कल कौमी असम्बली में 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पेश किए गए, जिसमें 13 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की इजाज़त मांगी गई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते एक ही दिन के अंदर 24 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की मंजूरी दी गई। और इस हवाले से बिल्स पर ना कोई बहस की गई, न मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेजा गया, बस बिल्स पेश किए गए और मंजूरी दे दी गई। और फिर बाद में खुद वज़ीर तालीम ने कहा कि मुझे इन बिल्स का पता नहीं था, मैंने सर पकड़ लिया। सर, मैं मुश्ताक साहब का बहुत मशहूर हूँ। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि नेशनल असम्बली में जो बिल 25 यूनिवर्सिटीज़ की हैं, तो मैं हाउस में नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। वहाँ पे जब मुझे रात खबर मिली तो मैंने सब सर पकड़ लिया। कल आए हैं बिल तो मैंने वहाँ खड़े होके डट के मुखालफत की है और रोका है। इसी तरह सेफ्टी एंड डेटा प्रोटेक्शन से मुताल्लिक काबीना ने हाल ही में कवानीन की मंजूरी दी है, लेकिन इस हवाले से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई है। और माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि इस मामले में हुकूमत ने डेटा प्रोटेक्शन
और सेंसरशिप का फ़र्क मद्देनज़र नहीं रखा। ऐसे हसास मामलात पर तफसीली बहस होनी चाहिए, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए। साथ ही हुकूमती इदारों तक डेटा की रसाई से मुतालिक भी खदशात का इज़हार किया गया है। दूसरी तरफ इस हुकूमत ने तौहीन पार्लियामेंट के बिल की भी मंजूरी दी है और पार्लियामेंट की तौहीन को एक जुर्म करार दिया है, जिसकी सज़ा 6 माह कैद रखी गई है और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अब जहाँ हुकूमत इलेक्शन से पहले कानून साजी के अमल को बुलडोज कर रही है, तो वहीं अब तक इलेक्शन से मुतालिक इबहम बरकरार है। हुकूमत निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत तो कर रही है, लेकिन इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे या पुरानी मरदमशुमारी के तहत, इस हवाले से अब तक कन्फ्यूजन बरकरार है। और ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमती इत्तेहादियों में मुशावरत जारी है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कई बार मुशावरत कर चुके हैं और रवा हफ्ते हतमी नाम का फैसला कर लिया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान बुध को मुशावरत का इम्कान है। दूसरी तरफ खुद वज़ीर आज़म ने ही कल एक बयान देकर इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर सवालिया निशान लगा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कहा कि हमें अब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन में जाना है। जैसे ही नताइज मुकम्मल हो जाएंगे हम मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुला लेंगे। लेकिन वज़ीर आला सिंध जो CCI के रुकन हैं वो कह चुके हैं कि वो मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए वोट नहीं देंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे नवाज शरीफ के करीबी साथी, गुज़िश्ता दिनों भी नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी से। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इरफान सिद्दीकी साहब, कौमी असम्बली में तो धड़ाधड़ बिल पास हो रहे हैं। ये वादा किया गया था नून लीग की तरफ से कि हम बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाएंगे, जो एजेंसियां अपने इख्तियारात से तजावुज़ करती हैं उन्हें पार्लियामेंट के मातहत लेकर आएंगे, मगर उल्टा पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाकर ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि एजेंसियां जब चाहें जिसके घर में घुस जाएं, कुछ भी कार्रवाई करें और उसके बाद जो मवाद वो इकट्ठा करें उसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। माजी हमने देखा है, क्या कर रही है हुकूमत ये? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मैं समझता हूँ कि जब काम एक नॉर्मल स्पीड के बजाय जल्दबाजी में किए जाते हैं और फौरी तौर पे किए जाते हैं और ये तवक्को होती है कि हमारे सामने कोई अपोजिशन भी नहीं है और हम जिस तरह का भी कानून लाना चाहेंगे वो आसानी से पास भी हो जाएगा, कोई रुकावट कदगन नज़र नहीं आती, तो रास्ता बड़ा साफ सा लगता है। और फिर उस साफ रास्ते के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जारहाना जो बैटिंग है वो शुरू कर दी जाती है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, पीपल्स पार्टी के हैं, PMLN के हैं, दूसरी जमातें भी हैं, इनमें वो मजरूह होते हैं इस तरह की बरक रफ्तारी से, इस तरह की तेज़ रफ्तारी से। अगर एक एक चीज़ पे गौर कर लिया जाए, एक एक क्लास को डिस्कस कर लिया जाए। और इसमें एक और चीज़ है शाहजेब साहब जो मैंने अपने 2.5-3 साल के अरसे में महसूस की है कि ये बिल इवन हमारी जो जमातें होती हैं वो अपने जमाती लेवल के ऊपर भी डिस्कस नहीं करती। यानी मुस्लिम लीग नून है तो उसकी पार्लिमानी पार्टी को बुला के पूछा जाए जी कि हम ये बिल ला रहे हैं, इसमें ये है, वहाँ कोई बात मैं कहूँगा, कोई दूसरा कहेगा तो वहाँ कुछ तरमीम हो जाएगी, कुछ इजाफा हो जाएगा, कुछ बेहतरी आ जाएगी। यही हाल दूसरी जमातों का है। लिहाजा जब बिल अचानक आ जाते हैं, किसी खिड़की से झांकते हैं और हम एक दूसरे को का मुंह देखते हैं कि यार इस पर क्या कहना है, हमने क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है, तो वहाँ फिर उलझाव होता है। यकीनन इससे मैं बिल्कुल, मुझे कोई बात नहीं है, मैं पार्टी लाइन से हट के ये बात कह रहा हूँ कि ये ना हमारे लिए डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के लिए बेहतर है, ना पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर है। लेकिन मैं मगर इरफान सिद्दीकी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीबी साथी हैं, गुज़िश्ता दिनों भी मिले, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैं पार्टी लाइन के मुताबिक कह रहा हूँ और ये जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, कौमी असेंबली में हुआ, वो पार्टी लाइन के खिलाफ था? अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ कह रहे हैं यानी कि पार्टी लाइन वो है कि एजेंसियों को इख्तियार दे दो, वोट का इज्जत दो का नारा, पार्लियामेंट की बालादस्ती का नारा, वो सारा का सारा मतलब ज़ाया हो गया कि आपको कहना पड़ रहा है कि आप पार्टी लाइन से अलग बात कर रहे हैं? आपने बिल्कुल मेरे अंदर के जज्बात की बहुत खूबसूरत तर्जुमानी की है। मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ जो बिल ला रही है या जो बिल पास कराती है या जो बिल तेज़ रफ्तारी से, बरक रफ्तारी से मैंने जो नुक्ता नज़र पेश किया वो यकीनन हमारी पार्टी का नुक्ता नज़र है, यकीनन नवाज़ शरीफ का नुक्ता नज़र है और यकीनन हमारा एक जो माजी रहा है उसके ऐन मुताबिक है। मैंने सबसे पहले खड़े होकर कहा जी कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म वगैरह का कानून आप ला रहे हैं ये शिकंजा आप पे कसा जाएगा। उसके बाद फिर सब ने उस पर तनकीद की। एक बात जो मैं कहना चाहता था ना शाहजेब, वो बड़ी अच्छी होती अगर तमाम ये बिल पहले सेनेट में आते। सेनेट एक बहुत अच्छी छलनी थी इसलिए कि वहाँ अपोजिशन बड़ी तवाना तादाद में मौजूद है
और हमारी साइड पे भी बड़े वोकल लोग मौजूद हैं जो हक और सच की बात कहने वाले हैं। तो अगर इस छलनी से निकाल के बिल नेशनल असेंबली में जाते तो शायद वो बेहतर होता। अब चूँकि नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जहाँ अपोजिशन नाम की कोई चीज़ है नहीं, लिहाजा वो बड़ी स्मूथली कह लें या तेज रफ्तारी से कह लें, वहाँ से निकल आते हैं। आपका अहम है कि क्योंकि कौमी असेंबली में अपोजिशन की नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए बहुत तेज़ी से मामला आ रहा है। और ज़ाहिर सेनेट में हमें वाज़े तौर पर अपोजिशन नज़र आई है। आप जैसे रहनुमा रज़ा रब्बानी से जैसे रहनुमा उन्होंने अपोज किया है, मगर अगर अपोजिशन नहीं है और आप लोगों की पार्टी लाइन वही है कि वोट को इज्जत देंगे और पार्लियामेंट को बालादस्त बनाएंगे, बाख्तियार करेंगे, तो फिर ये भी तो हो सकता था जो आपने बर्क रफ्तारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बर्क रफ्तारी होती पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, एजेंसियों को पार्लियामेंट और आइन के ताबे करने के लिए, मगर बर्क रफ्तारी उलट डायरेक्शन में क्यों है? इसका मतलब है वोट को इज्जत दो का नारा भूल गई है जमात? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा या जो हमारी एक रिवायत रही है या जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, उनका इजहार हम कर रहे हैं। आज भी हुआ है, हाउस के अंदर हुआ है और मुसलसल हो रहा है। आज देखिए 2-3 बिल ऐसे हैं जो बड़े पुरजोर तरीके से आए और उन्हें पास करने को उन्हें ये भी नहीं कहा गया जी कि इनको कमेटी में भेज दिया जाए, वो ये था जी कि फिलफौर पास कर दिए जाएं। सीक्रेट एक्ट वाला वो था, तो उस पर हम सब ने अपना एक नुक्ता नज़र दिया। तो ये नुक्ता नज़र जो है ये यकीनन पार्टी की हकीकी लाइन जो है और पार्टी का जो रवायती मौक़िफ़ है उसके बहुत करीब है। अच्छा, मगर सिद्दीकी साहब, अगर नवाज शरीफ साहब खामोश रहेंगे तो जो कौमी असेंबली में हो रहा है वो नवाज शरीफ साहब की लेगेसी के तौर पर याद रखा जाएगा, उनकी खामोशी लेगेसी के तौर पर नहीं याद रखी जाएगी। तो वो क्या पार्टी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये किस किस्म के इख्तियारात दे रहे हो? इस मुल्क में जमहूरी शख्सी आज़ादी और हमें खुद भी कल को भुगतना पड़ेगा। आज हम रॉन्ग साइड पर उस तरह नहीं है, कोई और है, तो कल हम दोबारा रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे, जिसका आपने भी जिक्र किया था जब प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल के हवाले से आपने बात की थी कि भाई किस किस की गर्दन आएगी पता नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब शायद फार्मली एक पार्टी कायद के तौर पर जो बात आप कह रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे। शायद वो ये समझते हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी, ये एक हुकूमत PMLN की नहीं है, इसमें और भी बहुत से एलाइज़ हैं, उनके अपने अपने मौक़िफ़ हैं और जो कुछ हो रहा होता है उसे PMLN के खाते में नहीं डालना चाहिए। ज़ाहिर है कि बाकी भी ऑन बोर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर कल जिस बिल पे मैं बोला था उसमें PMLN से मैं बोला हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला था। तो इसलिए बहुत सी जमातें जो हैं वो इस पे होती हैं। तो नवाज़ शरीफ नहीं समझते होंगे कि मैं कोलेशन के लिए कोई मुश्किलात वहाँ बैठ के पैदा करूँ, लेकिन जिन लोगों के उनसे राब्ते हैं उनका जहन बड़ा क्लियर है और वो इन चीज़ों को मियाँ साहब कभी भी मुनासिब नहीं समझते, इसलिए कि ये कौमी मफाद में नहीं है, किसी के मफाद में भी नहीं है। अगर आज ये जो हम सीक्रेट एक्ट वाला बिल है जिसकी मुखालफत हमारे यहाँ हुई है सेनेट के अंदर, PMLN ने की है और बाकी जमातों ने भी की है, अगर ये थ्रू हो जाता है और किसी को बगैर वारंट की गिरफ्तारी के आप इजाज़त दे देते हैं जी कि जाओ किसी को भी उठा लो और किसी को भी कुछ पूछो, कोई किताब है तो उसके बारे में तहकीक शुरू कर दो, तो ये फिर इस तरह की जो आंधी चलती है और इस तरह का जो तूफ़ान उठता है वो फिर घर नहीं देखता है कि मैं इस दरवाजे पे दस्तक दूंगा और इसको छोड़ दूंगा, वो फिर सबके लिए खुल जाता है। अब देखें ना 1923 का जो एक्ट है, सीक्रेट एक्ट जिसमें हम तरमीम करने जा रहे हैं, 1923 के बाद अब 2023 में एक सदी गुजर गई है और एक सदी के बाद हम उसको नरम करने के बजाय, उसको कमज़ोर करने के बजाय, उसके दांत निकालने के बजाय उसमें नए लोहे के और फौलाद के दांत लगा रहे हैं, उसे मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। हालांकि एक सदी का सफ़र बहुत काफ़ी होता है और आज तो शायद इस तरह के एक्ट्स की ज़रूरत नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए जो और हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंधों का बोझ बनी हुई हैं, जाने वाली हुकूमत की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, तो ये वो बोझ जो दानिस्ता हम अपने कंधों पे लाद रहे हैं, इससे गुरेज होना चाहिए। और आप समझते हैं बतौर पार्टी लाइन के सेनेट से थ्रू नहीं होगा ये बिल? अभी तो कमेटी के पास चला गया मगर थ्रू नहीं होगा ऑफिशियल सीक्रेट बिल में जो तरामीम की गई हैं। जी हाँ, मैं नहीं समझता, इसलिए कि कमेटी से अगर थ्रू हो भी जाता है तो जो हाउस है
उस पे कमेटी की राय जो है कोई बाइंडिंग नहीं है। हाउस पास उसे नहीं करना चाहेगा तो नहीं होगा, चाहे कमेटी से वो अप्रूव होके आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल वहाँ थ्रू होने के लायक है, इसलिए कि अक्रॉस द पार्टी लाइन इसकी मुखालफत हुई है। और सर वैसे भी काबीना में साइबर एक्ट के हवाले से जो कुछ तरामीम डिस्कस होने की इतलात आई, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाइल नज़र आ रहे हैं, इसकी भी भरपूर मुखालफत होगी। जो भी चीज़ शख्सी आज़ादी या सेंसरशिप को आगे बढ़ाए, इस हुकूमत की जाने में 6-7 दिन रह गए हैं, पता नहीं निगरान हुकूमत आने के बाद आप लोग खुद रॉन्ग साइड पर होंगे, राइट साइड पर होंगे, तो ये सब होगा नहीं। ये हो रहा है जो भी कौमी असेंबली में, उसे भी रोका जाएगा या वो वहाँ होता रहेगा और सेनेट में रुकता रहेगा? किस तरह मामला आगे बढ़ेगा अगले 7-8 दिन में? देखिए जी, 2 हाउस हैं, दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंट किरदार है, इंडिपेंडेंट रोल है। और मैं समझता हूँ कि सेनेट इस वक्त ज़्यादा वाइब्रेंट है इसलिए कि तवाना अपोजिशन मौजूद है और सेनेटर्स जो हैं वो बिलों को पढ़ रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, एक एक नुक्ते पे बात कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज सम हाउ मैं देखता हूँ जॉइंट सेशन में भी हम बैठते हैं, वहाँ नहीं हो रही। वहाँ इजी गोइंग इसलिए लिया जा रहा है, ऐसे ही जैसे आपकी एक बहुत तगड़ी टीम होती है और मोहल्ले की किसी टीम का मुकाबला आप कर रहे होते हैं तो आप बहुत सी नाइसिटीज़ को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ जो सेनेट के अंदर एक बड़ी छल्ली इस वक्त काम कर रही है और मेरा ख्याल ये है कि बिल आखिर जो लोग यहाँ इख्तलाफ राय कर रहे हैं कौमी असम्बली के मंजूर करदा बिलों से, उनकी राय पार्टी के लिए असासा बनेगी और वो जो बुलडोज करके ला रहे हैं वो शायद पार्टी के लिए बोझ ही बनेंगे। साहब, और एक और ज़ाहिर कंसर्न पैदा हो गया है और वो है कि टाइम पर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अचानक कह दिया कि बड़ा पार्टी की कुछ दिनों से लाइन थी कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या रहा है? आप करीब हैं उनके, वो वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते? तासुर उभर रहा है कि इस वक्त नून लीग तैयार नहीं है तहरीक इंसाफ का सामना करने के लिए और एक प्रोलॉन्ग्ड केयर सेटअप की राह हमवार कर रही है। जो सेक्शन 230 में है इलेक्शन एक्ट का, उसमें भी जो तरमीम लाई गई थी वो भी क्योंकि हाउस के अंदर अपोजिशन आई तो उसको डाइल्यूट कर दिया गया कि जो एग्जिस्टिंग मुआहदे हैं, जो एग्जिस्टिंग मामला हैं, सिर्फ उसको केयर टेकर सेटअप उसमें फैसला साजी कर सकेगा, वरना वो भी बहुत ब्लैंकेट इख्तियारात दे रहा था। जी हाँ, वो इख्तियारात भी आ रहे थे। यकीनन वो जॉइंट सेशन में आया था और उस पर एतराज़ हुआ था और फिर एक दिन के लिए उसे मुलतवी करके उसमें मज़ीद गौर व खौज़ किया गया और सारी पार्टियों को एतमाद में लेके वो तरमीम कर दी गई, उसे बेहतर बना लिया गया। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, और न सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बल्कि वज़ीर आज़म साहब से भी मेरी कुछ दिन पहले बड़ी अच्छी तफसीली मुलाकात हुई थी, इलेक्शन के हवाले से बड़ी यकसुई मुझे दिखाई दी है कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन का इल्तवा न सिर्फ इन जमातों के हक़ में नहीं जाएगा बल्कि मुल्क के लिए बड़े नए मसाइल पैदा कर देगा, जिनमें इकानमी का मसला है, जिनमें हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है मुल्क का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हमारे साथ बैठते हैं उनकी राय भी यही है और मेरा ख्याल है कि PMLN बड़ी सॉलिडली इस पर यकीन रखती है। मौलाना की जमात की भी राय यही है। तो अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ यकसू हैं तो अगर नई मरदमशुमारी पे वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये इशू जाएगा और वहाँ जो फ़ैसला होगा, और अगर नई पे भी होती हैं तो ये कोई बहुत लंबा अमल नहीं होगा। हल्का बंदियाँ अगर इसी बर्क रफ्तारी कह लें जो सेनेट के अपना कौमी असम्बली के अंदर चल रही है, इस बर्क रफ्तारी ना सही, इस रियाजत से और इस पित्तामारी से अगर इलेक्शन कमीशन काम करेगा तो ये कोई बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं होगी। मगर फिर भी लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने इलेक्शन लेट हो सकते हैं। उसके बाद जब 1 से 1.5 महीने का रास्ता खुलेगा तो उससे आगे का भी रास्ता खुल सकता है। इरफान सिद्दीकी साहब, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके ख्यालात का हामी हूँ और हम सब की राय यही है और मेरा कम अज़ कम जिनसे राब्ता है वो इस पर यकीन रखते हैं कि इलेक्शन का इल्तवा किसी के हक़ में नहीं है, बल्कि इससे मज़ीद उलझने पैदा होंगी जो पहले ही पैदा हो रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। राय आपने सुनी। तोशाखाना केस आज और मज़ीद आगे बढ़ गया है। इमरान खान साहब जो गवाह पेश कर रहे थे वो गवाह मुस्तरद हो गए हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। चेयरमैन PTI इमरान खान के 342 के बयान के बाद तोशाखाना केस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और आज ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI इमरान खान के 4 गवाहों को गैर मुतल्लिका करार देते हुए उनका बयान लेने से इनकार कर दिया और फरीकैन से कल
हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं और साथ ही ये भी वादे कर दिया है कि कल अगर फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अब एक तरफ से ट्रायल कोर्ट में आज ये अहम तरीन पेशरफ्त हुई तो दूसरी तरफ एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की दरख्वास्त पर सेशन अदालत में जारी ट्रायल को फौरी तौर पर रुकवाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत होनी है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परसों के लिए अपनी समाअत मुकर्रर कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच यानी जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस याया आफरीदी ने चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और हुक्म दिया। हम सूरत हाल को समझ रहे हैं। हमने समझा था कि हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर देगी। हमने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि हाई कोर्ट तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा करके समाअत करे। पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। जैसे याया आफरीदी ने नमाज दी है कि आपने बगैर ऑर्डर के सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। हैरत है कि आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट में केस कब के लिए मुकर्रर है? तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिनान नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। असल सवाल दायरा इख्तियार का है। ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। ट्रायल कोर्ट ने आज ही गवाहान की फहरिस्त पेश करने का हुक्म दिया है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि अगर आज गवाहान की फहरिस्त ना दी तो ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस के फैसले तक ट्रायल रोकने का हुक्म दे तो जैसे याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आपने हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त की ही नहीं है। बेहतर होगा कि आप अभी सोच लें और हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त दायर कर दें। मुमकिन है कि जो रिलीफ आप हमसे मांग रहे हैं उससे अच्छा हुक्म हाई कोर्ट से आ जाए। मुमकिन है कि कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। जैसे याया आफरीदी ने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी दायरा इख्तियार हाई कोर्ट का ही है। हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के लिए परसों यानी 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। और उससे पहले यानी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है और कल ही ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकर्रर है, जिसने आज इशारा दिया है कि कल ही तोशाखाना केस का फैसला भी महफूज किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड कर लिया था और आज उन्हें अपने गवाह पेश करने का मौका दिया था, जिस पर आज इब्तिदाई समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त के लिए फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया। इसके बाद एक वक्फा हुआ और फिर जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने गवाहों की लिस्ट फराहम करते हुए अदालत से कहा कि चेयरमैन पीटीआई के 4 गवाह हैं। गवाहों के बयानात 2 दिन बाद कलम बंद करवाना चाहते हैं। तो जज हुमायूं दिलावर ने उनसे कहा कि अगर आपने गवाहों के नाम दिए हैं तो उन्हें पेश भी करें। मैं आपको आधा घंटा भी नहीं दूंगा। मैंने कहा था कि प्राइवेट गवाहों के नाम देने हैं और उन्हें पेश भी करना है। मुलजिम पर सादा सा इल्ज़ाम है कि तोशाखाना का रिकॉर्ड चेयरमैन पीटीआई ने जाहिर नहीं किया। आप प्राइवेट गवाहान आज पेश करें वरना आपका हक ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर गौहर अली खान ने इस्तदा की कि गवाह कराची में हैं, एक दिन का वक्त मांग लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि जिसको घड़ी बेची थी उसको बतौर गवाह पेश करें। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि आज गवाहान में से कोई दस्तयाब नहीं है। गवाहान को बयान कलमबंद करने के लिए 2 दिन का वक्त दें। फिर एक और वक्फा हुआ, जिसके बाद दोबारा समाअत करते हुए जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि गवाहों की क्या अपडेट है। तो चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने जवाब दिया कि गवाहों का तो बता दिया है कि वो आज पेश नहीं हो सकते, हमें वक्त चाहिए। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि तोशाखाना केस असासा जात से मुताल्लिक है जो चेयरमैन पीटीआई ने खुद जमा करवाए। कुछ नहीं बताया गया कि 4 प्राइवेट गवाहान का केस से ताल्लुक क्या है। 3 प्राइवेट गवाहान चेयरमैन पीटीआई के टैक्स कंसल्टेंट हैं। तोशाखाना केस इनकम टैक्स से मुताल्लिक नहीं है। तोशाखाना रेफरेंस में इनकम टैक्स का जिक्र ही नहीं किया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने 342 के बयान में खुद कहा कि इनकम टैक्स पर इन्हिसार नहीं किया। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से गवाहान पर भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस मौके पर जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से पूछा कि पहले बताएं कि उस्मान अली कौन है। तो गौहर अली खान ने जवाब दिया कि पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। इलेक्शन कमीशन के वकील गलत कह रहे हैं कि गवाहान का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जज हुमायूं दिलावर ने सवाल किया कि अदालत को बताएं कि गवाहान का ताल्लुक केस से कैसे है। तो चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने जवाब दिया कि उस्मान अली का ताल्लुक केस से है। उस्मान अली ने फॉर्म B बनाया। मेरे असासा जात का किसे मालूम होगा? जाहिर है कि मेरे अकाउंटेंट को ही मालूम होगा। इस वजह ने रिमार्क्स दिए कि इनकम टैक्स से मुतालिक तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन असल मसले पर आएँ जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए फॉर्म B से मुताल्लिक है। इस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि अगर फॉर्म B की बात कर रहे हैं
तो फिर चेयरमैन पीटीआई के अलावा तो कोई भी ना आए। मैं तो गवाहान को अदालत के सामने लाने को तैयार हूँ। कोई भी रुकने कौमी असम्बली खुद से फॉर्म भी नहीं भरता। गौहर अली खान ने मजीद कहा कि 24 घंटे में प्राइवेट गवाहान को अदालत में पेश करने का कहा गया है। मुझे परसों तक का वक्त दे दें। 500 से ज़ायद सफ़ात की दस्तावेज़ात हैं। चेयरमैन पीटीआई निजी बैंक की दस्तावेज़ात भी लाना चाहते हैं। जज साहेब कुछ तो रहम करें, आप ही हमारे हक के मुहाफिज हैं। हमें बराबरी की सतह पर केस में आगे बढ़ने दें। आपका फैसला कबूल होगा, लेकिन आपसे इंसाफ की तवक्को है। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ओपन कोर्ट में अपना ऑर्डर लिखवाने लगे, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से गौहर अली ने गवाहान की लिस्ट फराहम की, लेकिन गवाहान अदालत में पेश ही नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर अली ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी ताकि गवाहान के बयानात कलमबंद हो सके। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक लिस्ट में 4 गवाहान, टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं, जबकि ये मामला तो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए फॉर्म बी और गलत असासाजात जमा करवाने का है, और चेयरमैन पीटीआई ने फॉर्म बी खुद जमा करवाया। जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में मजीद लिखवाया कि इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक गवाहान का केस से कोई ताल्लुक नहीं बनता। जज हुमायूं दिलावर ने ऑर्डर में मजीद लिखवाया कि बैरिस्टर गौहर अली ने मान लिया कि उनके 4 गवाह टैक्स रिटर्न से वाबस्ता हैं। सेशन अदालत इनकम टैक्स रिटर्न्स को तो देख ही नहीं रही है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 और 173 के तहत शिकायत दायर हुई है। शिकायत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत दायर नहीं की गई है। चेयरमैन पीटीआई इस केस से गवाहान का ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहे, इसलिए उनको इनकम टैक्स से वाबस्ता गवाहान को पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती और 4 गवाहान की लिस्ट से मुंसलिक दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। चेयरमैन पीटीआई के वकील गवाहान का केस से ताल्लुक जोड़ने में नाकाम रहे। ट्रायल कोर्ट के जज ने मजीद लिखवाया कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म असासाजात के हवाले से आयद की गई। चेयरमैन पीटीआई पर झूठे असासाजात जमा करवाने का इल्जाम है। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने जज से मुकालमा किया कि मुआज़रत चाहता हूँ, फैसले में मेरे दलाइल में लिखें कि जुम्मे को गवाहान पेश करना चाहता हूँ। तो जज हुमायूं दिलावर ने अपना ऑर्डर लिखवाते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर अली की बातों से मेरा टेम्पो टूट जाएगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी करते हुए कल ही दोनों फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए और यह भी कह दिया कि कल अगर फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अब कल का दिन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों में तोशाखाना केस की समाअत मुकर्रर है और सवाल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ देकर ट्रायल रुकवाती है या नहीं रुकवाती है, या फिर सिर्फ फैसला देने से रोकती है, या फिर ट्रायल कोर्ट में फिर कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाती है। तमाम चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जिन 4 प्राइवेट गवाहों की लिस्ट अदालत को फराहम की गई थी, उनमें यूसुफ इस्लाम एसोसिएट के सीनियर कंसल्टेंट उस्मान अली और सीनियर मैनेजर कदीर अहमद का नाम और सीनियर मैनेजर नवीद फरीद और पीटीआई के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन का नाम शामिल है। इसके अलावा तोशाखाना स्कैंडल में चारों तरफ से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाहियां आ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई से फरागोगी के जरिए ग्राफ की घड़ी का सेट खरीदने के दावेदार उमर फारूक ज़हूर एक दफ़ा फिर मीडिया पर आ गए हैं। उन्होंने जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी के साथ अपने ताज़ा इंटरव्यू में दावा किया है कि ग्राफ की काबा एडिशन की घड़ी उनसे खरीदने के लिए कई लोग राब्ता कर रहे हैं। सऊदी हुक्काम ने भी घड़ी की तस्दीक और फिर उसे वापस खरीदने के लिए उनसे राब्ता किया। इसके अलावा एक बादशाह ने घड़ी खरीदने के लिए $2 करोड़ की ऑफ़र की थी। कोई सऊदी हुकाम ने या उनमें से किसी ने राब्ता या इस चीज़ की तस्दीक के लिए कि ये घड़ी आपके पास पहुंची है या प्राइम मिनिस्टर ने भेजी है, इस तरह कुछ हुआ? जी बिल्कुल जी, राब्ता हुआ था जी। उन्होंने तस्दीक करने के लिए राब्ता किया था कि ये वाकई आपके पास है घड़ी। मैंने कहा जी बिल्कुल है। उन्होंने कहा अगर आप बेचना चाहें तो एज अ सऊदी गवर्नमेंट हम इसको रिट्रीव करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। मैंने उनको कहा जी अगर मैंने कभी देनी होगी तो मैं पैसे के एवज़ नहीं दूंगा, मैं वैसे भी दे सकता हूँ। मुझे कई दफ़ा ऑफ़र्स आई लोगों से कि जी अगर आपने बेचनी तो मुझे बताएं। अभी रिसेंटली एक फारिस्ट के किंग है, उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया कि आप मुझे बताएं कि क्या आपकी डिमांड है और ये मैं घड़ी ख़रीदना चाहता हूँ। मैंने उनको जब पोलाइटली मना किया तो उन्होंने मुझे कहा यार आप $20 मिलियन काफ़ी हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं 20 मिलियन में भी नहीं देना चाहता। उमर फारूक ज़हूर दुबई में मुक़ीम हैं और ये वही बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि चेयरमैन पीटीआई को सऊदी वली अहद की तरफ से दिया गया ग्राफ की घड़ी का कीमती सेट उनके पास है, जो उन्होंने शहजाद अकबर से राब्ते के बाद फरागोगी से ख़रीदा था। उस वक्त हमारे प्रोग्राम में ही उमर फारूक ज़हूर ने अवाम को ये तहफ़ दिखा भी दिए थे और हमसे तमाम सर्टिफिकेट्स भी शेयर कर लिए थे। ताहम चेयरमैन पीटीआई फरागोगी और शहजाद अकबर समेत पूरी तहरीक इंसाफ ने उमर फारूक ज़हूर के दावों को मुस्तरद कर दिया था और अपने दिफा में इस्लामाबाद की एक मकामी दुकान की कच्ची रसीद दिखाकर दावा किया था कि ग्राफ का ये सेट आर्ट ऑफ टाइम नामी दुकान को 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा गया है। लेकिन फिर उस दुकान के मालिक मोहम्मद शफीक ने चेयरमैन पीटीआई के दावों को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से ग्राफ की ये घड़ी खरीदी नहीं है और रसीद भी उन्होंने नहीं लिखी है।
जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। गोल मार्केट में शॉप है, जिना सुपर में 18 नंबर में शॉप थी, F7 में जिना सुपर मार्केट में। मैं ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्टेटमेंट है। मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के ख़िलाफ़ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से। तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच ख़रीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ठीक है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार, शफीक ने ख़रीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। 9 दिन हो गए हैं सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से ज़ख्मी 14 साला रिजवाना का इलाज जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि रिजवाना की तबीयत में बेहतरी आई है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जौदत सलीम ने जी न्यूज़ को बताया कि रिजवाना की तबीयत में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। रिजवाना को नमूनिया हो गया है, ऑक्सीजन भी ताहाल लगी हुई है, मगर रिजवाना खुद भूख की शिकायत करती है, कुछ खाने को मांगती है। रिजवाना ने कल थोड़े से दाल चावल खाए और आज नाश्ता भी किया है। अहम बात यह है कि सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुए 8 दिन हो गए हैं, वो अब तक पुलिस की तफ्तीश में शामिल नहीं हुई हैं। पुलिस राय के मुताबिक जज की अहलिया ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हुई। पुलिस उनका आज भी इंतजार करती रही मगर वो नहीं आई। गुज़िश्ता रोज़ ही एडिशनल सेशन जज की अदालत ने मुलजिमा को 7 अगस्त तक अबूरी ज़मानत दी थी और उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था, मगर मुलजिमा आज पुलिस के सामने पेश नहीं हुई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।